सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जिस समय मैं ये प्रोग्राम शुरू करने आ रही थी तो मेरी टीम ने बताया कि आज वज़ीर आज़म को एक ब्रीफिंग दी गई है जिसमें उन्होंने आलमी सतह पर जो आलमी कशीदगी है उस हवाले से और उसके मुमकिन जो माशी असरात मुरतब होंगे उस हवाले से उसमें वज़ीर आज़म साहब का बड़ा अहम तरीन बयान है, ज़रा कान खोल कर सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जी माशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं, तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी इख्तियार करना होगी, हुकूमत तमाम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। और इस पर तो एक दिन पहले ही 2 दिन पहले ही अब अमल कर चुके हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारी हुकूमत, क्योंकि अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ात जो उनको करने थे, जो तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने करना था, उन्होंने पेट्रोल पर 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाकर कर दिया है। ताहम जो हिदायत की गई है कि जी आप सादगी अपनाएं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ तो आप जा रहे हैं, आप कौन कौन से इक़दाम लेंगे, कहाँ कहाँ पर आप कट लगाएंगे, कौन कौन सी शाखर्चियाँ, कौन कौन सी अय्याशियाँ जो हुकूमती सतह पर हो रही हैं उनको आप कम करेंगे, उनका जिक्र। सिंपल सी एक लाइन है कि जी सादगी इख्तियार करें। वो सादगी कैसे इख्तियार होगी जब अगर मैं ये आपको बताऊँ कि पेट्रोल पर जो सरकारी शाखर्चियाँ हैं और ईंधन पर जो अरबों रुपए का खर्च है हुकूमती सतहों पर, वो क्या है। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल 12 से 15 हज़ार गाड़ियाँ तकरीबन सालाना 9 अरब रुपए का पेट्रोल खर्च करती हैं, जो कि मेरी और आपकी जेब से जाता है टैक्सों की मद में। पंजाब में तकरीबन 30,000 सरकारी गाड़ियाँ सालाना 20 अरब रुपए मालियत का पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। सिंध में 20,000 सरकारी गाड़ियाँ सालाना 13 अरब रुपए मालियत का पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12,500 से ज़ायद सरकारी गाड़ियों पर सालाना 7 अरब रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान में 8,000 गाड़ियाँ 4 अरब रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। और इस पर जब हम बात करते हैं तो जो हमारे वफाकी वज़रा हैं वो हमें कुछ मशवरों से नवाजते हैं और हमें बताते हैं कि अवाम को क्या करना चाहिए। इसी तरह से एहसन इकबाल साहब जो भी कल शायद एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी कुछ तजावीज़ दी हैं। तो अवाम ज़रा उनको अपने कहते हैं ना, वो ख़वातीन तो पल्लू से बांध लेती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो भी इसको ज़रा अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि एहसन इकबाल साहब ने उनके लिए क्या तजावीज़ दी हैं। सुनिएगा ज़रा। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क की तवानाई की बचत में क्या हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आप गाड़ी पर 3 ट्रिप्स दिन में करते हैं तो 2 ट्रिप्स कर दें। अगर आप कोई ऐसी गैर ज़रूरी अपनी गाड़ी में जाकर पेट्रोल डाल के घूमते फिरते हैं, वो ज़रा 1 महीना रुक जाएं। अगर आप अकेले ही गाड़ी पे जाते हैं तो कुछ अरसे के लिए पूलिंग शुरू कर दें। अमेरिका में तो ये आम बात है। तो एहसन इकबाल साहब, आप हमारे अमेरिका के वीज़े लगा दें, हम अमेरिका चले जाते हैं। अगर अमेरिका में ये आम बात है, क्योंकि यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चों को स्कूल छोड़ें तो उनको वापस ना लेकर आएँ, क्योंकि जी हमने 2 ट्रिप लगाने थे तो हम 1 करेंगे, और अगर उनको वापस ले आएँ तो फिर हम वापस ना जाएँ क्योंकि तीसरा ट्रिप हमने नहीं लगाना। हम किसी को अपने साथ बिठा लें, और ये बिला ज़रूरत सफ़र तो मेरा ख्याल है मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता आज का आम आदमी जो ये करता है। बहरहाल खुर्रम शहजाद साहब जो कि इस पर मुशीर हैं और उन्होंने भी कुछ बताया है, ज़रा वो भी सुन लेते हैं, फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 100 रुपये आपने बढ़ा दिए हैं, आपने इनको फ़ायदा दे दिया। देखिए, अगर ना बढ़ाते तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते। आपका कंट्री बैंकरप्ट, दोबारा इतनी मुश्किल से स्टेबिलिटी आपने अचीव की है। चले जी, तो अब मुल्क जो है वो दोबारा बैंक करप्ट हो जाता है अगर आप 55 रुपये नहीं बढ़ाते। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो सवाल उठाया जा रहा है कि हमें तो पहले ये बताया जाता रहा कि जी 1 महीने का स्टॉक हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद हम देखेंगे। अभी आपने बताया है हमें कि 3 तकरीबन जहाज़ पेट्रोलियम मसनूआत के मज़ीद आ रहे हैं, तो फिर ठीक है, अगर वो आ रहे होते तो हमें बताया जाता कि इतनी कीमत पे आ रहे हैं तो इतना इजाफा नागुज़ीर है। लेकिन असल में ना समझ में आना वाला मोहम्मद जो ये कि आपने अभी से पहले से पेट्रोल जो आपके पास स्टॉक में था उसके पैसे आपने बढ़ा दिए। ताहम अगर खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने बड़े पैमाने पर कुछ रिलीफ दिया है कम अज़ कम अपने सूबे के बासियों को, उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ KP के।
PTI के स्पोक्स पर्सन है इकॉनमी पे। थैंक यू मुजम्मिल आपके टाइम का। हुज़ैफा रहमान साहब भी हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है, लकी VR, मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न SAPM। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। हुज़ैफा रहमान साहब ज़रा ये तो बताएं कि आजकल आप किसी ऐसे को जानते हैं जो बिला ज़रूरत ट्रैवल करता हो, उसको ज़रूरत ना होती हो मगर वो सड़कों पर फिरता हो, और क्या ये पॉसिबल है कि 2 ट्रिप करते हैं तो 1 कर दें, 3 ट्रिप करते हैं तो 1 कर दें, मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ने तो चले जाए, वापस नहीं लेकर आएँ? जी बहुत शुक्रिया कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मुझे अगर आप पेशेंट ऑडियंस देंगी तो एक दफ़ा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा मेरा बेटा गुड़ खाता है तो इसको आप तलकीन करें गुड़ ज़्यादा ना खाया करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल आना। अच्छा, सही बुखारी की हदीस है। तो अगले दिन लाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने गुड़ नहीं खाना या कम खाना है, बच्चे को कहा। उन्होंने कहा ये बात आप कल कहे थे। उन्होंने कहा कल मैंने भी गुड़ खाया हुआ था। तो जो बात आप करिए कोई ऐसा बंदा है तो मैं मौजूद हूँ। एक तो मैं अपनी ज़ाती जेब से फ्यूल डलवाता हूँ, अभी भी आपके दफ्तर आया हूँ बगैर किसी स्कॉट के अपनी ज़ाती गाड़ी पर खुद चला कर आया हूँ। तो मैं ज़रूर, ये मेरी कोई और एक्टिविटी नहीं होती इस्लामाबाद में, या आप लोगों को टॉक शोज़ अटेंड किए या अपना दफ्तर का काम निपटाया, या शाम को गाड़ी जो है वो बेगम के साथ जो है ज़रा थोड़ी सी जो है घुमा ली और उसको ज़रा एक लॉन्ग ड्राइव करवा दी इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर मकसद है कि चले गए F10 तक चले गए और 1-1.5 घंटा ज़रा फैमिली को टाइम दे दिया। तो मैंने 3 दिन से ये अपनी एक्टिविटी छोड़ दी कि वाकई कि मैं बेशक अपनी जेब से डलवाता हूँ, लेकिन क्या पता जिस पेट्रोल पंप से मैं अपनी टैंक फुल करवा रहा हूँ अपनी गाड़ी का, अपनी उसमें 100 लीटर अगर मर्सिडीज़ गाड़ी में आता है तो क्या पता वो 100 लीटर कोई और डलवा ले और उसकी वाकई ये जेन्युइन ज़रूरत हो, उसने हॉस्पिटल जाना हो, उसे स्कूल जाना हो। तो बेसिकली हमारी मिनिस्टर का मसला ये बन गया कि हम जब भी बात करते हैं तो हम गिलास आधा खाली तो बता देते हैं लेकिन गिलास आधा भरा हुआ नहीं बताते। एंड मुमकिन है कि एहसन इकबाल साहब का बताने का स्टाइल ठीक ना हो या वो कन्विंसिंग बात ना कर पाए हो, लेकिन उनकी बात का मतन ये था कि ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ना ये हुकूमतों का फाइनेंशियल डिसीजन है। हम पर एक जंग जिसका हम हिस्सा नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली किस तरह की तरीके से पूरे रीजन में मुसलत हो गई है। लेकिन ये पाकिस्तान पे हुई है, पाकिस्तान नहीं सबसे पहले पैसे बढ़ा दिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पेट्रोल के प्राइस पे कर रहा है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। गुजारिश ये है कि दुनिया के अंदर आपको पता है कि नंबर 1 एयरलाइन किसकी है? कतर एयरवेज। नंबर 2 किसकी है? एमिरेट्स। नंबर 3 इत्तेहाद। आज 15 दिन हो गए दुनिया की टॉप एयरलाइंस बंद पड़ी हुई हैं और उन्हें अपने बड़े अहम जहाज जो कराची आकर पार्क करवाए या कुछ दाएं में पार्क करवा दिए। अर्ज ये है कि अगर ये 55 रुपये आप निकाल दें, पूरा मीडिया अदाद शुमार दिखा रहा है हमें कि पूरे रीजन में इस वक्त सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। अगर ये 55 रुपये निकाल दें, हम तो 250 के ऊपर खड़े हुए थे, फिर तो 291 जो भारत का रेट है या 304 रुपये भारत में जो बेचा जा रहा है। अर्ज ये कि इसका भी मैं दिफा नहीं कर रहा। अगर कीमतें बढ़ी हैं, मैं बतौर सियासतदान समझता हूं, मुझे 1 मिनट नहीं फिर उसके मुज़म्मिल साहब से जो हमें इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी है, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक है। ये कोई अंपायर नहीं है, कोई मुगल बादशाह नहीं है। हमें पता है कि हमने लोगों के पास जब जाना है, लोगों ने शदीद रिएक्शन देना है, लेकिन वजह क्या है? कोई बंदा गहराई में नहीं जाता। इस वक्त अगर बात करते हैं कि हम 100 रुपये लेवी ले रहे हैं, तो 100 रुपये लेवी हम ले क्यों रहे हैं? कभी आपने बात नहीं की। 100 रुपये लेवी हम इसलिए ले रहे हैं कि आज जब मुज़म्मिल इस्लाम साहब बैठकर बताएंगे कि हमारे दौर में $120 फी बैरल कीमत थी और हम 150 पे पेट्रोल बेच रहे थे। एक तो जब $120 फी बैरल कीमत थी तब डॉलर की कीमत 170 रुपए थी और अदम एतमाद के 2 महीनों के अंदर डॉलर 335 पे गया था, क्योंकि एक्चुअल कीमत ही वही थी। फिर हम उसे 280 के ऊपर लेकर आए। यानी अगर हम वो 120 को भी बेंचमार्क बना दें तो आज के मुताबिक आखिरी बात आज के मुताबिक वो 60 रुपए बनता है $1 फी बैरल। और दूसरी बात ये कि असल कट्टा यही है कि 150 पे अगर आप कीमतें ना रोकते, IMF नाराज ना होता, अगर IMF नाराज ना होता तो हमें नहीं उनकी शरायत ना माननी पड़ती। बेसिकली जो लेवी के ऊपर हमने इतना बढ़ाई है लेवी, ये IMF के मुतालबे में बढ़ाई है कि अगर हम IMF से लोन ले रहे हैं, लोन लौटाना भी है, और लोन लौटाने का एक ही तरीका है पाकिस्तान के अंदर कि पेट्रोलियम मसनूआत बिकती है, इसके ऊपर टैक्स लेकर आप लोगों से टैक्स कलेक्शन बेहतर कर IMF को कैसे लौटा सकते हैं? हमारे सरकारी खजाने खाली होते हैं तो हम कहते हैं टैक्स और लगा दो, सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दो, अच्छा चलो पेट्रोल की मद में रिसीव कर लो, अच्छा चलो बिजली के बिल और बढ़ा दो, अच्छा चलो गैस के बिल और बढ़ा। कुर्बानी का बकरा जो है वो अवाम बनती है। फिर जिस कट्टे का आप जिक्र कर रहे हैं वही कट्टा तो खत्म करने आप लोग आए थे। बिल्कुल। मैं अब जरा मुज़म्मिल इस्लाम साहब की तरफ चली जाऊं। मुज़म्मिल इस्लाम साहब, वो जिन कट्टों का वो जिक्र कर रहे हैं, वो जो आपके ज़माने के कट्टे हैं, वो कह रहे हैं जो आप लोगों ने किए थे तो वो हम भुगते चले जा रहे हैं। मतलब आप लोग चले गए थे 2022 में, और आप लोग ऐसा क्या करके गए कि 2022 के 23 में 22 में 23, 24, 25, 26 हम उन कट्टों से ही नहीं निकल रहे। पहले तो मैं जो हूँ मैं अपने भाई हुज़ैफा को जो है कहूँगा कि काम डाउन हो जाए। अब तो रोजा भी खुल चुका है। हाँ, वो जो है मेरे ख्याल से 3 दिन से जो बेगम को ड्राइव पे नहीं लेके जा रहे, उसका गुस्सा नहीं, I have utmost regard for you, आप काबिल आदमी है। मेरी तरफ पिच जरा ज्यादा है, थोड़ी सी पिच ज्यादा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा
कन्वर्सेशन को थोड़ा सा ना रिलैक्स करना चाह रहा हूँ। ठीक है। देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आलमी जो मार्केट में तेल की कीमतें हैं उसके उतार चढ़ाव पे कोई सियासत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान 15% तेल पैदा करता है, 85% दरामद करता है। तो बाहर जो कीमत होगी वो जरूरी यहाँ पे है कि आप उसको जो है रिफ्लेक्ट कर दें। अब बाहर कीमत में इजाफा जो है, देखें 150 रुपए को भी मैं भी नहीं जिक्र करता, वो बुरी लगती है बात, वो इररेलेवेंट कर देते हैं उसको। उस 150 रुपए में हुकूमत क्या टैक्स ले रही थी ये तो बात कर सकते हैं ना। उस वक्त 20 रुपए उस जमाने में पेट्रोलियम लेवी थी, 20 रुपए, तो वो खान साहब ने जीरो कर दी थी। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट क्लेम यानी कि 24 रुपए जेब से दे रही थी हुकूमत। मैं ये कहता हूं कि हुकूमत को आज वो गलत फैसला होगा, सारे कहते हैं वो गलत फैसला था, मैं कहता हूँ हुकूमत अपनी जेब से 24 रुपए क्या 1 रुपया भी ना दे, ठीक है। अब रह गया सवाल, जो कल 321 रुपए पेट्रोल की कीमत हुई है, उसमें जो है आलमी मार्केट की जो नई कीमतें जो 7 मार्च को जो बढ़ी है, हुकूमत ने तो 1 मार्च को सस्ता तेल खरीदा हुआ था ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो 7 मार्च को जो अभी तेल खरीदना है उसकी कीमत के हिसाब से 180 से 185 रुपए कीमत बनती है पेट्रोल की। उसके अलावा जो 185 और 321 के दरमियान का फर्क है वो 3 चीजें उसमें। एक है 105 रुपए पेट्रोलियम लेवी, जो पहले 85 रुपए थी 1 मार्च को, उसको 105 कर दिया। फिर 2.5 रुपए क्लेमेट की लेवी, एक 2.5 रुपए क्लेमेट की लेवी भी खामोशी से दली हुई है, वो कोई बात नहीं करता, वो है। तीसरा जो है 15-16 रुपए जो है कस्टम ड्यूटी वगैरह है। और चौथा जो है ना, जिनसे हम पेट्रोल दिलाते हैं पेट्रोल पंप से, उनका और ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इनके दोनों के मार्जिन मिला के कोई 15 रुपए, यानी कि 180-85 रुपए कीमत आप बिल्कुल वसूल करें और 50-60 रुपए भी और ले लें, कुछ थोड़ा सा जो है अपनी तरफ भी जो है कर लेते। आपको पता है 7 माह में 822 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में जमा कर चुकी हुई हुकूमत, और फिर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी और डीजल में 20 रुपए कम कर दिया। इसी रफ्तार से अगर ये जमा करते रहे तो 1700 अरब रुपए की आमदनी होगी इनकी। ठीक है। उस आमदनी में थोड़ा कट लगा लेते। चलिए, ये तो फैसला कर लिया, आपने भी सुनाया था कि जो एडवाइजर हैं फाइनेंस के, वो कह रहे हैं कि जी ये पेट्रोल हम कम करेंगे तो कौन सी बचत हो जाएगी, छोड़े इसको। और जो है ना, अवाम ही मिली हुई है, अवाम के ऊपर ही हम जो है असल मुद्दा यही है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी। हुज़ैफर रहमान साहब, बात ये नहीं है, बात ये कि इंटरनेशनल प्राइस अगर बढ़ेंगे पेट्रोल के तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करें, लेकिन जो आवाम ज़्यादा और जो शोर मचा है ना, वो इसलिए मचा कि आपने पुराने स्टॉक पे भी पैसे बढ़ा दिए। उसके बाद ये जो हेड्स बता रहे हैं कि आपने लेवी की मद में 85 से आपने 105 की, फिर वो कस्टम जो ड्यूटी होती है उसका आपने किया, फिर क्लाइमेट लेवी की, फिर जो उनका प्रॉफिट होता है तो ये किया। तो ये वाले टैक्सेस अगर आप थोड़ा सा कम कर देते तो शायद थोड़ा सा लगता कि हुकूमत आवाम को संजीदगा लेती है या उनके तकलीफ का, परेशानियों का एहसास है। ब्रेक ले लेती हूँ, आपसे इस बात का आगाज़ करूँगी ब्रेक के बाद। जी नज़र, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुज़ैफर रहमान साहब के लिए तो एक सवाल छोड़ के गई थी और वो उन्होंने कमर कस ली उसका जवाब देने के लिए भरपूर तरीके से। लेकिन मुख्तसर बताते चलूँ कि केपी हुकूमत ने जो 55 रुपये इजाफा हुआ है, उन्होंने कहा कि हम उसको आवाम पर नहीं डालेंगे उसका बोझ, बल्कि सूबाई हुकूमत अदा करेगी। सूबे में 15 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स को 2200 रुपये दिया जाएगा, जो कि 55 रुपये के हिसाब से इजाफा हुआ है। ये तकरीबन 40 लीटर बनता है। और BRT के किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा वगैरह वगैरह। जो BIT के 140 बसों का ऐलान किया वो एक लंबी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 55 रुपये का इजाफा अपनी आवाम पर नहीं डालेगी, वो फिर सब्सिडी देगी। कहाँ से देगी ये ज़रा उनसे बाद में बात करेंगे। लेकिन हुज़ैफर रहमान साहब जी बहुत शुक्रिया। मैं बतौर आपको अर्ज़ करूं कि एक तो मेरा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है कि आप हर सवाल पे किसी और पे मलबा डाल दें और आगे चल पड़ें। लेकिन चूँकि नादिया मिर्ज़ा साहिबा, चूँकि मामला जो है वो है ही, चूँकि हमारी हुकूमत से मुतालिक और डायरेक्ट हम पर इल्ज़ाम लग रहा है, और मुज़म्मिल साहब ज़ाहिर है उनकी इकनॉमिक एक फ़ील्ड है, मुमकिन है मुझसे वो एग्री भी कर लें। बात यह है कि एक तो ये बात कोई काबिल दिफा नहीं है कि 20 रुपये लेवी बानी तहरीक इंसाफ के दौर में थी, हम उसे 100 पर ले आए। ये मैं इसका दिफा नहीं कर सकता, लेकिन 85 से 105 पे ले गए अभी। जी मैं पूरा कर लूँ अपनी बात को, लेकिन अहम बात यह है कि मैं इसका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन हमने ऐसा किया क्यों, ये भी तो कोई बंदा हमसे पूछ ले। बात ये कि माजरत, बहुत माजरत, लेकिन क्या आप जब वज़ीर आज़म चोर है और मुकम्मल तो कर लूँ मैं बात को, महंगाई उस वक्त आपने वज़ीर आज़म से पूछा था, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। अर्ज़ ये है कि
पेट्रोलियम लेवी हमने IMF के शदीद प्रेशर पर बढ़ाई। आपको याद होगा कि बानी तहरीक इंसाफ ने एक मकबूल फैसला किया कि मैं पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। ये जो बात आज मुजम्मिल साहब कर रहे हैं, ये मकबूल फैसला ज़रूर है, जज्बाती भी है, अवाम को अच्छा भी लगता है, लेकिन उस फैसले की वजह से IMF दुनिया में पहली मरतबा अगर किसी मुल्क पर क्रॉस लगा कर गया था तो पाकिस्तान था। और पूरी दुनिया के वो ममालिक जो हमें बिरादर ममालिक जिन्हें हम अपना तस्वुर करते हैं, चीन हमारा हुमालिया से बुलंद दोस्त है, उन ममालिक तक ने ये बातें करना शुरू कर दी थी कि अगर एक मालियाती इदारा जो डील ही कर्जों में करता है पाकिस्तान उसे डॉज कर चुका है तो बाकी तो किसी की हैसियत कोई नहीं। हमने उस IMF को मनाने की सरतोड़ कोशिश की, फिर वो IMF हमसे माना, लेकिन अपनी शराइत में माना। उसी IMF ने हमें कहा कि हमसे कर्जा तो आप लोग ले चुके हैं, यानी माजी की हुकूमतों ने भी लिया है, बानी तहरीक इंसाफ ने भी लिया है, हमारी हुकूमत ने भी लिया है, तो ये कर्जा वापस कैसे करेंगे? इस मुल्क में कर्जा वापस करने का एक ही तरीका है, टैक्स कलेक्शन के जरिए, और इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए होती है। पता है सबको कि पेट्रोल हर बंदे ने यूज करना है, डीजल यूज करना है। ये तो मान लिया कि ये जो इजाफा हुआ है ये IMF के कहने पे हुआ है। अगली सुनने नहीं, मैं मुकम्मल कर रहा हूं इस बात को। 85 रुपए तक जो लेवी गई वो IMF का लोन वापस करना है, इसलिए उस लेवी को बढ़ाया गया। लेकिन अभी जो कीमत हमने बढ़ाई, अगर लोग ये कह रहे हैं 37 रुपए बढ़ा देते, आपने लेवी मजीद बढ़ा दी, भाई लेवी का पैसा हमारी जेब में नहीं आना, बेसिकली हम हिफ्ज़े मातकद्दुम हर कदम फूंक कर रख रहे हैं। अच्छा मैं आपकी बात ठीक है, यानी इससे दो चीजें साबित हुई। एक, जो पाकिस्तान शदीद जो कर्जों की मद में, जिसको कहते हैं ना कि अपनी तारीखी सतह को छू रहा है, डेली बेसिस पे हम जिस लिहाज से हम कर्जे ले रहे हैं उस लिहाज से पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है। लेकिन हमारी खर्चियाँ कम नहीं होती, हम तो कहाँ क्या कर रहे हैं कि जी अफोर्ड कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो चलें, मुजम्मिल असलम साहब, एक बात तो तय हो गई, जो उन्होंने एटलीस्ट ये एतराफ़ कर लिया कि जी IMF की शर्त पे हमने लेवी जो है वो पेट्रोल की बढ़ाई है बजाय इसके कम। तो अब आप तो ये कह नहीं सकते कि आप इसको कम कर दें, अगर कम कर दें तो IMF को नाराज़ करेंगे, करें क्या आप? देखिए, मैं ये जो है ना, इस वक्त इट्स अ टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कुछ हमारे जहन में अच्छी तजावीज़ आती हैं, हमें देनी चाहिए, और अगर हुकूमत की कोई जायज़ बातें उस पर हमें अमल करना चाहिए। कल वज़ीर ख़जाना भी आए थे और पेट्रोलियम मिनिस्टर भी आए थे, और हमारी कल उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। मैं हुज़ैफ़ा भाई को एक सिर्फ बात बताना चाहता हूँ। हुज़ैफ़ा भाई, IMF का काम ही कर्जा देना है, अगर वो कर्जा नहीं देगा तो उसका दफ्तर बंद हो जाएगा। तो वो ऐसा कभी भी नहीं है कि वो पाकिस्तान को कर्जा देना नहीं चाहता। 1958 से लेकर 2022 तक, 2022 से 26 तक तो 4 प्रोग्राम ले लिए इस हुकूमत ने, लेकिन मैं सिर्फ 1958 से 2022 तक पाकिस्तान सिर्फ एक प्रोग्राम मुकम्मल कर सका था 23 में से। 22 दफा हमने प्रोग्राम बीच में छोड़ा, लेकिन फिर भी IMF ने हमें कर्जा दिया। तो ये जो बात हम कहते हैं ना कि IMF वो हमारे पे लकीर लगा दी थी, ये सारी बातें मैं और आप जो है ना सिर्फ नैरेटिव के लिए करते हैं, ठीक है? हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। नंबर 1। नंबर टू, ये जो जिस जमाने में हमने पेट्रोल की कीमत कम की थी, उसी जमाने में 18% सेल्स टैक्स था, जो नून लीग की हुकूमत भी लेती थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी भी लेती थी। इमरान खान की हुकूमत में उसको भी सिफर कर दिया था। और आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि आज भी सेल्स टैक्स 0% ले रहे हैं। अगर सेल्स टैक्स 18% ले रहे होते तो आज पेट्रोल की कीमत 380 से 400 रुपए होती। तो ये वही IMF था जिसको इमरान खान की हुकूमत ने मनाया ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बोले वो कोई कुरान का हर्फ तो नहीं, खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह, कि हम उनकी हर बात पे उनको दलील दें, उनको आगे मशवरा दें और उनको बोले कि भाई यही जगह नहीं है सिर्फ टैक्स। मुझे ये बता दें मुजम्मिल असलम साहब कि जो 55 रुपए इजाफा था ये नागुज़ीर था या इसमें कुछ कमी वाक़ई हो सकती थी आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक? मैंने तो आपको कैलकुलेशन बता दी ना कि 185 रुपए के ऊपर सारा कुछ जो है टैक्सेस और कमीशन है, ठीक है ना? अब उसमें जो है गुजारा हो सकता था। और 822 अरब रुपए 7 माह में हुकूमत ने आमदनी भी कर ली हुई है, 822 अरब रुपए। अगर वो चले अपना अभी ना करते तो जेब से भी नहीं देना पड़ता उन्हें, लेकिन वो पता नहीं क्या रमजान ही गुजर जाते, रमजान ही एटलीस्ट गुजर जाते अवाम। हाँ, तो मतलब क्या मजबूरी थी, क्या नहीं थी? मिफ्ता इस्माइल साहब एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और ये बात में दम है। ये जो कल कीमतें बढ़ाई हैं इन्होंने, वो हुकूमत की जेब में भी नहीं जा रही है। वो जिनके पास जखीरा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा रिटेलर्स को असल प्रॉफिट ये है। असल मैंने हिसाब लगाया है 60 से 65 अरब रुपए जो तेल की कंपनियां हैं, ये मुनाफा उनको सीधा सीधा जेब में चले जाएगा। तो ये या तो खुद ले लेते और फिर आवाम को, जैसे आज हमने पेट्रोल में जो है बाइकों वालों को दे दी है। आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बस अल्लाह की देन है। आप लोग हमें कहते थे हाँ, तो ये हमने देखे, बात ये कि
चलें मैं थोड़ा सा टाइम मेरे पास शॉर्ट है। ज़फ़र रहमान साहब मुझे ये बताएं, आज वज़ीर आज़म ने कहा कि जी तमाम सरकारी मुलाजमिन को वज़रा को सादगी इख्तियार करनी होगी। आपने तो उसकी एक मिसाल कायम कर दी, लेकिन आपके आने से पहले मैं ये पढ़ रही थी कि वफाकी हुकूमत के ज़रिए 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ सालाना तकरीबन 9 अरब रुपए का पेट्रोल खर्च करती हैं। इन पे कट कौन लगाएगा? वज़ीर आज़म ने कुछ बताया नहीं। एक स्टेटमेंट आप बड़ा स्वीपिंग सादगी इख्तियार करें, आपने इक़दाम क्या किए? मैं आपको वर्क फ्रॉम होम करें, स्कूल्स ऑनलाइन करें, पेट्रोल का चंक आप सेव करें, वो इक़दाम किधर नज़र नहीं आ रहे? बिल्कुल नादिया मिर्ज़ा साहिबा, ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और इंशाअल्लाह ताला कल तक इस पर भी कोई फ़ैसला मुतवक्की है। लेकिन गुजारिश ये है कि इससे मुज़म्मिल असलम साहब भी एग्री करेंगे, मैं तो आपके सामने इसका एतराफ़ कर रहा हूँ, इस मुल्क में अगर सबसे कम कोई वसाइल इस्तेमाल करता है, चाहे सरकारी गाड़ी हो चाहे सरकारी पेट्रोल हो, वो आपके सियासतदान हैं। सबसे ज़्यादा जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी है। ये किधर जा रहे हैं? वो ब्यूरोक्रेसी है। तो भाई कट लगाएं, ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर आती है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कोई भी हुकूमतें नहीं कर पाती, चाहे केपी की हुकूमत हो चाहे पंजाब हो चाहे फड़लो, लेकिन अब हमें करना पड़ेगा। यानी कम अज़ कम अगर ये कट नहीं लगेगा तो ज़ाहिर है अवाम में एक रिएक्शन बनेगा। अवाम ये कहेगी कि हम तो इस बोझ में दब रहे हैं, लेकिन ये सख्त फैसले हमें लेना पड़ेंगे और ये टाइम आ चुका है। पड़ेंगे तो ये सख्त फैसले कब लेंगे? अल्लाह वो वक्त जल्दी लेकर आ जाए, क्योंकि अवाम में इससे शदीद तरीन गम गुस्सा है, शदीद तरीन, और ये बिल्कुल जायज़ भी है। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र रहमान साहब, आपका भी, और मुज़म्मिल असलम साहब आपका भी। लेकिन हकीकत ये है कि जो रमज़ानों में ऑलरेडी हमारे यहाँ ऑलरेडी 30% 25% हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि जी रमज़ान है और एक हमारा इस्लामी महीना है, तो हम इसको मुनाफाखोरी को जायज़ भी समझ लेते हैं। और उस पर ये 55 रुपये ये जो रिफ्लेक्ट करता है, ये सिर्फ पेट्रोल की मद में नहीं होता। अब ईद आ रही है, ट्रांसपोर्ट लोगों को यूज़ करना है, ईद मनाने जाना है, बहुत मतलब बेतहाशा चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत के पास फ़िलहाल इसका कोई जवाज़ नहीं है, ना ही कोई ऐसी तजवीज़ है जो वो आवाम को दे सके। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो ईरान की इस सूरत हाल है जंग के हवाले से, उस पर सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद होंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका इसराइल ने जो हमला किया है ईरान में, ये जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। मामलात इसलिए गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे हैं, ख़ासतौर पे मुस्लिम ममालिक के लिए। और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें तो इसमें भी शायद कोई अब शक नहीं रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सुप्रीम लीडर की ईरान के शहादत के बाद जो अब तक अनाउंसमेंट नहीं हो सकी थी कि नया सुप्रीम लीडर कौन होगा, कुछ इत्तलात आ रही हैं कि उसके नाम पर इत्तेफाक हो गया है, लेकिन ऐलान करना अभी बाकी है। जो पहले खबरें आई थी कि जो पहले शहीद होने वाले आयतुल्लाह खामनाई के जो बेटे हैं मुश्तबा खामनाई, वो अगले सुप्रीम लीडर होंगे, लेकिन उनके नाम का ऑफिशियली ऐलान होना अभी बाकी है। उसकी वजह यह कि उससे पहले हमने देखा था कि ट्रंप ने भी कह दिया था कि अगर इनका नाम पे इत्तेफाक होगा तो वो हरगिज़ उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, बल्कि वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि उनकी मुशावरत ज़रूरी है उनके नए सुप्रीम लीडर के नाम पर। दूसरी तरफ इजराइल ने भी धमकी दे दी है कि जो भी सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट होती है, यानी जो भी हम नाम सामने आता है उस पर भी हम अटैक करेंगे। तो ये सूरत हाल डेफिनेटली ईरान के लिए एक मुश्किल ज़रूर दरपेश कर सकती है। शायद यही वजह है कि अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं हो रहा, और शायद यही इसी सिलसिले की कड़ी है कि जो शहीद उनके सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई, उनका फिनरल अभी तक नहीं हो सका है, क्योंकि ईरान को खदशा है कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर होंगे, बाहर होंगे, उनके फिनरल में शिरकत करेंगे और उस पर स्ट्राइक हो सकती है इजराइल या अमेरिका की जानिब से। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी हालिया मुलाकात सऊदी अरब में जो वज़ीर दिफा से हुई, तो उसके बाद ईरानी सदर की एक अपॉलॉजी भी आई और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का एक रोल था जिसमें वो सालिसी रोल भी प्ले कर रहा था। उन्होंने ईरान से भी बात की, सऊदी अरब से भी बात की, ईरानी सदर ने ये अपॉलॉजी तो की और यकीन दिलाया कि अगले हमले नहीं होंगे मुस्लिम ममालिक में, ये हमसाया ममालिक में, अनलेस एंड अनटिल उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। कुछ इत्तलात ये है कि उनके इस बयान को लेकर जो पासदारान इनकलाब है और जो ईरानी क़यादत है उसमें भी कुछ इख्तिलाफात हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, पाकिस्तान किस हद तक और कब तक अपने आप को न्यूट्रल रख सकता है, ये सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकती है आने वाले वक्त में। उसके बाद जो माशी सूरत हाल
ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ہوگی، اس کا کس طرح سے پاکستان متحمل ہوگا، کس طرح سے اس کو فیس کرے گا. بہت ساری ملٹیپل چیزیں ہیں اور ڈیفینیٹلی جب جنگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، یہ اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال ان تمام چیزوں پہ ذرا گفتگو کریں گے. جنہوں نے ہمیں جوائن کیا سردار مسعود خان صاحب، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان ٹو یورپ، فارمر ایمبیسڈر بھی ہیں، فارمر پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر. السلام علیکم سردار مسعود خان صاحب. وعلیکم السلام. سردار مسعود خان صاحب، اس سے پہلے کہ ذرا میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کتنی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، اس سے پہلے ایران کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ شہید آیت اللہ خامنئی کے جو صاحبزادے ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب، ان کے حوالے سے ایک معاملات تو طے پا گئے ہیں، یعنی ان کا انتخاب تو ہو گیا لیکن اعلان نہیں کیا جا رہا. کیا وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کی دھمکیاں اور فیونرل بھی اسی لیے نہیں ہو پا رہا کہ یہ ہے کہ وہاں سے فردر اسٹرائک ہو سکتی ہے؟ جی، یہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ کونسل آف ایکسپرٹس کو بھی یہ دھمکی دی گئی ہے کہ وہ جس رہنما کو یا رہبر کو منتخب کریں گے ان کو بھی ایلیمنیٹ کیا جائے گا. تو اس لیے ایران جو ہے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کر رہا ہے اور اسے صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے بھی جواب دیے ہیں کہ ہم اس قسم کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں، ڈرنے والے نہیں، وہ امریکہ کی طرف سے ہوں یا اسرائیل کی طرف سے ہوں. ہم جو ہے خود اپنے فیصلے کریں گے اور اس کے لیے ہم مختار ہیں. پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا عمل جو امریکہ کی طرف سے ہے وہ غیر جمہوری ہے اور اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. ایک تو یہ ہے سکسیشن کا مسئلہ، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جنگ بہت زور پکڑ گئی ہے اور اس وقت جو ہے آپ نے حوالہ دیا تھا کہ پاکستان نے جو کامیاب اور تعمیری سفارتکاری کی اس کی وجہ سے صدر پزشکیان نے یہ اعلان کیا کہ وہ خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں 3-4 جگہوں پہ خلیجی ریاستوں میں. اور وہ جو ہے اس میں ایک ڈیسیلینیشن کا پلانٹ اس میں حملے میں آیا ہے. پھر جو آئل، گیس اور دوسری تنصیبات ہیں، کچھ سویلین ٹارگٹس بھی ہیں، کوئی سفارت خانوں کے جو ڈپلومیٹک کمپاؤنڈس ہیں ان میں بھی جو حملے ہوئے ہیں. اور صدر پزشکیان نے یہ کہا ہے کہ ان کے اس بیان کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. تو اس قسم کی الجھنیں، لیکن اصل جو ہے کہ اس وقت اسرائیل نے جو پورے ایران میں تباہی مچائی ہوئی ہے، جو اس نے آئل ڈیپوز کے اوپر حملہ کیا، اس کی وجہ سے جو ہے بارش ہوئی تو وہ سارے کے سارے جو ہے آلودہ پانی جو ہے اور پھر جو ہے ماحول میں آلودگی آ گئی. تو اس وجہ سے بہت بڑا ایک عذاب سے گزر رہے ہیں تہران کے لوگ. اور اب تک جو ہے امریکہ جو ہے وہ 3000 کے قریب حملے کر چکا ہے اور کوئی میرا خیال ہے کہ جو ایران کا کوئی صوبہ، کوئی ڈسٹرکٹ وہاں بچی نہیں ہے جس کے اوپر ایران اور اسرائیل نے حملہ نہ کیا. اور دوسری طرف جو ہے ظاہر ہے کہ ایران نے بھی اس خطے کے اوپر خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ کیا ہے. اس کی وجہ سے جیسے کہ آپ خود ذکر کر رہی تھی کہ معیشت کو بہت دھچکا لگا ہے، عالمی معیشت کو، اور خاص طور سے جو خلیجی ریاستوں کی معیشت ہے. ایران کی معیشت تو بہت سال پیچھے چلی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے تیل ہو، گیس ہو، پانی ہو، یا اس کے اشیاء خوردنی ہوں، یا اس کے علاوہ جو فضائی سفر ہو، کوئی اور جو عالمی منڈیاں ہیں، اسٹاک ایکسچینج ہے امریکہ کی ہوں، یہ سب کی یا تو قیمتیں بڑھی ہیں یا وہ معطل ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اس وقت عالمی نظام درہم برہم ہے. جو کچھ بھی ہم کریں، جو بھی تجزیہ کریں، یہ ایک جنگ عظیم ہے. میں یہ نہیں کہتا ہے تیسری جنگ عظیم ہے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ ہے جس میں تقریباً 20 سے 30 ممالک ملوث ہو گئے ہیں، جس میں سے 14 کے قریب براہ راست حملوں کی زد میں ہیں. تو ہم نے اس پیمانے کی جنگ پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں دیکھی، تو اس لیے اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور امریکہ نے بھی سخت سے سخت تر پالیسی اختیار کر لیا. مثال کے طور پر ان جو اہداف مقرر کیے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک حاصل کر کے رہیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصفہان سے جا کے جو ان کے انرچ یورینیم کے ذخائر ہیں وہ وہاں سے نکالیں گے اور اس کے لیے وہ گراؤنڈ آپریشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام حکومت کو، نظام حکمرانی کو، اس مذہبی نظام کو وہ تبدیل کریں گے، نئی حکومت لائیں گے. پھر یہ کہہ کہ ان کے مسائل انڈسٹری کو انہوں نے پہلے ہی تباہ کر دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے بہت سے نشانے لگائے ہیں. اور پھر آخر میں جو ہے جہاں تک ان کے علاقائی ایران کے علاقائی حلیفوں کا تعلق تھا، تو اس وقت جو ہے اسرائیل کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے لبنان میں
انٹرنل ڈسپلیسمنٹ بہت تیزی سے بڑھی ہے، کوئی تقریباً 1 لاکھ سے لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے اور مختلف جگہوں پہ پناہ لے رہے ہیں. تقریباً 50,000 کے قریب لوگ جو ہیں، جس میں بیشتر جو ہے وہ سیرین ریفیوجیز تھے، وہ شام کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت دوسرا محاذ وہاں بھی کھلا ہوا ہے، اسی وسیع پیمانے پہ جس پہ ایران کے اوپر کھلا ہے. اچھا سر، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح سے ڈیفینیٹلی جو ہم معیشت کی بات کریں اوور آل، اس وقت جو ہم لوگ کو سفر کر رہے ہیں، جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں وہ بھی اس جنگ میں، جو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں، جو فیکٹریز ہیں وہ بھی ہیں. نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایکسل جو 1 ہفتے کا خرچہ ہے وہ تقریباً $6 بلین آیا ہے اس جنگ میں جو انہوں نے لگایا ہے. پلس جو ہم رجیم چینج کے بھی آپ نے بھی ذکر کیا، تو کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جن کی اپنی کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، انہوں نے امریکہ کو یہ بتا دیا تھا اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے کہ رجیم چینج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور شاید ناممکنات میں سے ہوگا. شاید اس کی ایک وجہ ٹرمپ کی وہ سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ جی نیا جو آپ سپریم لیڈر منتخب کریں اس میں ہماری مشاورت شامل ہوگی. تقریباً شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ رجیم چینج کرنا مشکل ہے. سر اس سے بھی تھوڑا سا آگے اگر ہم مختصر سی پہلے ثالثی کی بات کر لیں، کیونکہ وہ ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، شاید عمان بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، جن کے اثر و رسوخ ہیں، اور وہ دونوں یعنی امریکہ کے ساتھ یا اور پاکستان کے ساتھ ایران کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ رکھتا ہے، وہ کس حد تک اس وقت انوالو ہے؟ بیک چینل یا بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ کس حد تک اس وقت ایکٹیو ہے، اور کس بنیاد پر ہے، کس بنیاد پر یہ ثالثی ہو سکتی ہے؟ صدر ٹرمپ نے اپنا لہجہ سخت سے سخت تر کر دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اہداف حاصل کریں گے. ان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف تھے، انہوں نے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس میونیشنز پورے نہیں ہیں اور اگر یہ جنگ طوالت اختیار کر گئی تو پھر بڑا مشکل ہوگا. لیکن ان کی اس رائے کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس وقت جو ہے جو وہاں فیصلے کر رہے ہیں وہ ایک چھوٹا سا ایک جو گروپ ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ یہ ان کی بڑی جارحانہ پالیسی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی رنگ دے دیا ہے کہ یہ قسم کی صلیبی صہیونی جنگ ہے. یعنی صدر ٹرمپ جو ہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے اور جو وہاں ان کے جو ہیں پیسٹرز انہوں نے آ کے جو ہے ان کے حق میں دعا مانگی کہ ان کو کامیابی ہو. تو یہ ایک صلیبی صہیونی جنگ بھی بن گئی ہے، اور اس میں جو ہے یعنی مطلب جو اس قسم کی رائے ہے وہ انٹیلیجنس کی ہو یا ان کے فوجی کمانڈ کی طرف سے ہو، اسے پس پش ڈالا جا رہا ہے، اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے کیونکہ ان کو صدر ٹرمپ اور ان کا جو حلقہ احباب ہے، جو قریبی حلقہ احباب ہے، جو ان کے دوست ہیں، وہ سینٹ میں ہوں یا ان کی اپنی کابینہ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک تاریخی موقع ہے کہ 47 سال کے بعد آپ انقلاب ایران کا بدلہ لیں، جو جیسے رضا شاہ پہلوی کو اتارا گیا تھا اور امریکہ کے مفادات کو وہاں نقصان پہنچایا گیا تھا، کہ اس کو دوبارہ سے یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. اسرائیل کا بڑا کھیل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس نے مشرق وسطیٰ کے اوپر حاوی ہونا ہے، تو یہ ایک سنہری موقع ہے اور انہیں صدر ٹرمپ جیسا کوئی صدر دوبارہ نہیں ملے گا. تو اس لیے جنگ میں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے آپ کو ٹھہراؤ نظر نہیں آتا. کیا ہم ثالثی کی امید نہ کریں؟ اور جو آپ نے اخراجات کا ذکر کیا سر، ثالثی میڈیشن، دیکھیے ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ ہے کہ ثالثی کی کوششیں ایک تو پہلے مذاکرات ہو رہے تھے، اور جو عمان کے وزیر خارجہ کا بیان ہے یا دوسری جو شہادتیں مل رہی ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ان کے درمیان معاہدہ ہونے والا تھا، اور جیسے گزشتہ برس جو ہے اسرائیل نے اسے سبوتاژ کر دیا تھا، اس وقت بھی اس نے سبوتاژ کر دیا، اور اس نے امریکہ کو جا کے یہ بتا دیا جب نتنیاہو وہاں گئے تھے اور صدر ٹرمپ سے ملے کہ آپ کچھ بھی کریں ہم حملہ کرنے والے ہیں. تو مذاکرات کے دوران میں ایک ان کا آخری دور جو تھا وہ وینا میں ہونا تھا. اور یہ بھی شکایت کی جا رہی ہے کہ ادھر سے جو ہے ایران کی ٹیم میں بہت تکنیکی مہارت رکھنے والے لوگ ہوتے تھے جنہیں جوہری معاملات کا علم تھا، لیکن دوسری طرف سٹیو وٹکاف تھے اور جیرڈ کشنر تھے، ان کو کوئی معلومات نہیں تھی یہ جوہری معاملات کے اوپر. تو اس لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ گزشتہ برس جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو اس سے ایک دن پہلے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایک رپورٹ شائع کی تھی اور اس کی بنیاد پہ قرارداد پاس کی تھی، یعنی ایران کے حوالے سے، اور اس میں خدشات کا اظہار کیا تھا. بعینِ ہی اسی طریقے سے اس مرتبہ جو ہے جنگ کے آغاز سے پہلے، اسرائیل اور امریکہ کے حملے سے ایک دن پہلے،
जो IAEA के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में भी तकरीबन इस खदशे का इजहार किया गया कि जो है यानी इशारे किनारे में ये कहा गया कि जो ईरान है वो 10 के करीब जो है न्यूक्लियर वॉर हेड्स बना सकता है। मैं ये इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि जिस तरीके से लोग ये सफारतकारी के लिए तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं उनकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। ठीक है, क्योंकि सदर ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ये तहिया किया हुआ है कि इस जंग को जब तक कि वो अहदाफ हासिल नहीं कर सकते जो 4 के करीब उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं उस वक्त तक वो इस जंग को नहीं रोकेंगे। ठीक है सर, आखिर में ज़रा बता दीजिएगा कि पाकिस्तान की पोजीशन कितनी इससे सेंसिटिव होती चली जा रही है, जिस तरह से उस अपॉलजी के बावजूद खलीजी ममालिक पे हमले भी हुए हैं। अब सऊदी अरब के हवाले से जो हमारा डिफेंस पैक्ट है और हाल ही में जो मुलाकात हुई है सऊदी वज़ीर दिफा की और फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान के लिए ये कितना मुश्किल होगा अपने आप को न्यूट्रल रखना, कब तक? पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं रह सकता, लिहाजा सफारतकारी कर सकता है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसके तहत जो है सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरब के ऊपर, उसमें किसी मुल्क की तरफ इशारा नहीं किया गया। अगर ईरान हमला कर रहा है तो पाकिस्तान का फिर एक फ़र्ज़ बनता है कि वो सऊदी अरब का दिफा करे। किस तरीके से दिफा करे, अमलन करे, सफारतकारी के ज़रिए करे, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था वो अस्करी सतह के ऊपर था कि मतलब है कि अस्करी ताउन होगा, तो इसमें गैर जानिबदार तो नहीं रह सकता। लेकिन चूँकि ईरान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करता है और सऊदी अरब भी करता है, तो इस वक्त जो है जंग को बढ़ाने के बजाय बेहतर यह है कि किसी तरीके से इनके दरमियान एक सहूलतकारी और राब्ते का काम किया जाए ताकि ये है को गलत फहमियाँ बढ़ के और ज़्यादा शदीद हमले होना शुरू हो जाएं, उनको रोका जाए। ये पाकिस्तान के लिए एक रोल है। दूसरा ये है कि आपने ख़ुद इशारा कर दिया कि पाकिस्तान जो माशी बहरान, आलमी माशी और इलाक़ाई माशी बहरान पैदा हुआ है ख़ास तौर से तेल और गैस के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो वो पाकिस्तान उसकी फौरी जद में आ गया है। और इसलिए अभी जो पाकिस्तान की मईशत जो उसने कुछ उठान ली थी, लेकिन ये है कि अभी इससे पहले कि उसकी शरह नमू बेहतर होती हमें बहुत से धचकों का सामना करना पड़ रहा है। और अब देखिए कि इसका पूरे का पूरा पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होता है। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब आपके टाइम का, हमसे बात करने का, गुफ्तगू कर रहे थे। बात यही है कि ये जंग फ़िलहाल रुकती नज़र नहीं आ रही। जो सालिसी की कोशिशें हैं या सिफारतकारी की कोशिशें हैं वो भी ना ईरान उस पर बात करने को तैयार है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है डेफिनेटली उनके सुप्रीम लीडर की शहादत, और उसके बाद ईरान और के बाद इसराइल और अमेरिका ये सोचे बैठे हैं जब तक उनको अहदाफ हासिल नहीं होंगे वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर इसी तरह से हमले रहे तो उस डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान पर यह लाजिम होगा कि सऊदी अरब का दिफा किया जाए अगर ये हमले जारी रहते हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के अपने ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं और ऐसी सूरत में क्या ईरान के अटैक्स के लिए पाकिस्तान भी एक ऑप्शन होगा? बहरहाल कहना भी मुश्किल है, लेकिन सूरत हाल मुनासिब तो क्या ख़तरनाक हद तक ख़राब होती नज़र आ रही है। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।